हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर, जिसका टाइटल है थर्ड फ्लोर। कई बार कुछ लोगों को प्यार में धोखा हो जाता है और उसकी वजह से वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो भटकते रहते हैं। जनरली वो एक जगह पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक और तरह के लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको उनमें विश्वास करना चाहिए, ठीक, बट हाँ, आप सभी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास तो करते ही हैं। तो कई बार कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी कन्फाइन हो जाती है, और अगर कुछ लोग, कोई भी इंसान उस जगह को एक्सेस करता है या वहाँ पे जाकर उस एनर्जी से इंटरेक्ट करता है, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी झेलने पड़ते हैं, उनको सफ़र करना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर, जहाँ पर एक इंसान जो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, नहीं मानता था, वो पहुँचा एक ऐसी जगह और वहाँ जाने अनजाने उसका इंटरेक्शन हुआ एक नेगेटिव एंटिटी के साथ, और उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा उसकी पूरी फैमिली को। तो ये बढ़ते हैं अपनी कहानी में, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है या हॉरिफाइंग इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिस princeMNIT1987, और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स याद रखने में या फिर समझने में इशू आता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल को, स्टडीलेस। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे, जहां पर मैं आपके लिए लाता हूं छोटे छोटे वीडियोस, 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोस जो आपको केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को सिखाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी यूनिक वीडियोज़ मैं यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडीलेस, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अभी ज्वाइन करें सीखने के लिए केमिस्ट्री, जेई नीट या फिर फाउंडेशन लेवल के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लव। लव एक 10th क्लास का स्टूडेंट है जिसके एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं। उसको दोहरी खुशी मिली, एक उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए और कुछ ही दिनों बाद उसके मामा की शादी भी है। उसके फेवरेट मामा, जिनका नाम है आकाश। तो आकाश की शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है और लव इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड है। इसी के साथ साथ लव के मामा जी हैं, मौसा जी हैं, जिनका नाम है विनय मौसा जी। और लव और विनय मौसा जी की बॉन्डिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। होने को तो वो एज में बहुत गैप है उनकी, लेकिन हर फैमिली में एक ऐसा मेंबर होता है जो एज में तो ज़्यादा होता है लेकिन उसका दिल बच्चा होता है। तो विनय मौसा जी का दिल भी बच्चा ही था और उनकी लव के साथ बॉन्डिंग अलग लेवल की थी। लव उनकी कंपनी को बहुत 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 एंजॉय करता था। चलिए, तो लव जो था वो इतना एक्साइटेड था अपने मामा की शादी को लेकर कि 15 दिन पहले ही वो गुड़गांव पहुंच चुका था। गुड़गांव में ही लव के मामा जी आकाश रहते थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आकाश मामा की शादी को लेकर। 15 दिन पहले वो पहुंच गया। मामा जी ने उसे गुड़गांव की कई जगह घुमाई और 7 दिन कब गुजर गए लव को पता भी नहीं चला। 7 दिनों के बाद शादी के अंदर सिर्फ 7-8 दिन ही बचे थे अब। तो लव जो था, है ना, अब लव क्या, बेसिकली उस घर के अंदर अब मेहमान आना शुरू हो गए थे। तो 8वें ही दिन विनय मौसा जी और उनकी वाइफ यानी उसकी मौसी जी दोनों वहाँ पहुँच चुके थे और अब लव को बड़ा मज़ा आने वाला था, क्योंकि लव के फेवरेट मौसा जिनसे उसकी सबसे ज़्यादा पड़ती थी वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो इसी तरह लव का टाइम गुजरा था। शादी का माहौल आप जानते हैं, रिश्तेदार होते हैं, खाना पीना फंक्शन सब कुछ चल रहा होता है। तो इधर अगले ही दिन शादी का कुछ सामान लाने के लिए, मतलब कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो लव को सामान लेने भेजा गया और उसे स्कूटर की चाबी दी गई। इस एज में जब आपने जस्ट 10th क्लास पास की है, आपको एक बाइक और स्कूटर मिल जाए तो आप अपने आप को जॉन अब्राहम से कम नहीं समझते हैं, है ना। आपके दिमाग में एक ही टोन बजती रहती है, धूम मचा ले, है ना। और इसी तरह से बहुत तेज़ स्पीड में हम लोग, जो है ना, आप भी मैं भी इस एज के अंदर बिल्कुल रॉकेट हुआ करते थे। बाइक मिलते बस बहुत तेज़ बाइक चलाना, ऐसे लहराते हुए चलाना, है ना, कोशिश करना व्हीली करने की। तो ये सारे बेसिकली चीज़ें होती थी। तो सेम चीज़ लव के साथ थी। उसको स्कूटर मिला और वो बस रॉकेट हो चुका था। तो मार्केट गया, सामान खरीदा। उस दिन बारिश का दिन था, तो जैसे ही वो वापस आ रहा था मार्केट से, अचानक से उसने कोशिश की हुई कुछ ना कुछ स्टंट करने की, तो उसकी स्कूटर स्किड हुआ और घिसटते हुए बहुत दूर तक गया। लव बच गया, उसको लगी बहुत, मतलब उसके सिर वगैरह पे नहीं लगी, लेकिन उसको हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाके डर के मारे उसने अपने मम्मी पापा को तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन उसने अपने आकाश मामा को और विनय मौसा जी को फ़ोन किया। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो विनय मौसा जी रिसेप्शन पे रुके हुए थे। आकाश मामा और उनके फादर जो थे वो अंदर वार्ड के अंदर थे और लव का फर्स्ट एड करवा रहे थे।
ठीक है। इधर विनय मौसा जी के बारे में आपको एक बात बता दूं, विनय मौसा जी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे कि भूत प्रेत आत्मा कुछ होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती है। वो हमेशा से बोला करते थे कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मुझे पता लग गया कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कोई भूत रहता है, मैं वहाँ जाऊँगा और उसको पकड़ के अपने साथ लेकर आऊँगा। तो इस तरह के डेयरिंग बात वो किया करते थे। तो शायद आज वो दिन आ चुका था। विनय मौसा जी रिसेप्शन के ऊपर खड़े हुए थे और उनके पास में ही 2 गार्ड बात कर रहे थे हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर वाले भूत के बारे में। वो कह रहे थे कि जब से 3rd फ्लोर का भूत आया है, हॉस्पिटल की हालत ख़राब हो चुकी है ना, पूरा 3rd फ्लोर हॉस्पिटल ने खाली करवा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्लोर बचे हुए हैं जिनके ऊपर पेशेंट वगैरह हम रख सकते हैं। तो मैंने कल भी बात सुनी थी, डॉक्टर्स वगैरह बात कर रहे थे कि बड़ी दिक्कत चल रही है सब चीज़ों की। तो मौसा जी उन सबकी बातों को सुन रहे थे और ये उनके इंटरेस्ट की बात थी। उन्होंने चुपचाप आँख चुरा के बिना किसी को बताए वो चुपचाप पहुँच गए 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पर जैसे ही वो पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली है, बस 1-2 जगह पर ही लाइटें जल रही है। थोड़ा सा आगे चल के उन्हें एक रूम दिखाई दिया, जिस रूम के ऊपर कोई ताला वगैरह तो नहीं था, लेकिन वो रूम एक लाल कपड़े से बंद था। उन्हें लगा कि यही वो रूम है और कुछ उन्हें फील भी हो रहा था कि शायद क्योंकि इसको लाल कपड़े से बांधा हुआ है, किसी और रूम को नहीं बांधा हुआ था। तो वो गए, उन्होंने उस लाल कपड़े को खोला और गेट खोल के वो उस रूम के अंदर चले गए। इधर लव का फर्स्ट एड कंप्लीट हो चुका था। वो लोग रिसेप्शन पे आए, उन्होंने देखा मौसा रिसेप्शन पे कहीं पे भी नहीं है। उन्होंने उनको फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने गार्ड्स वगैरह से पूछा, उनका डिस्क्रिप्शन बताया, बोला कि अभी तो ये भाई साहब यहीं खड़े थे, पता नहीं कहाँ गए। तो उन्होंने पूछा बाहर गए? बोले नहीं नहीं, बाहर तो कोई नहीं गया, हम यहाँ पे बहुत देर से हैं, वो अंदर ही कहीं होंगे, आप वॉशरूम वगैरह पे देख लीजिए। तो उन्होंने पूरा हॉस्पिटल ढूंढना शुरू किया। तो जो विनय मौसा जी थे वो उन्हें एक चेयर पर अकेले चुपचाप ऐसे गर्दन झुकाए बैठे हुए मिले। उनके पास गए और उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा चलो चलते हैं, इसका फर्स्ट एड हो गया है। तो बोला हाँ ठीक है चलो। वो नॉर्मली उठे और उन लोगों के साथ घर की तरफ चल दिए। घर पहुंच के लव को बहुत डांट पड़ी सभी से, बट ठीक है, अब बच्चों को सब माफ़ कर, सब जानते हैं कि आदत होती है इस एज के अंदर। इधर घर पे क्योंकि शादी का माहौल था, हर दिन नाच गाना खाना पीना होता था। तो विनय मौसा जी जो थे वो घर के सबसे चुलबुले मेंबर थे, डांस वांस करने में सबसे आगे रहते थे, सबको हाथ पकड़ पकड़ के वो डांस करने बुलाया करते थे। लेकिन आज जब घर पे डांस का फंक्शन चल रहा था तो एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, वो थे विनय मौसा जी। सभी लोग उनको ढूंढ रहे थे। उन्होंने मौसी से भी पूछा, मौसी ने बोला मुझे नहीं पता कहाँ पर, यहीं कहीं होंगे। इधर लव ने जब ये देखा तो वो मौसा जी को ढूंढने गया। शाम का रात का टाइम था, खाना वाना खा पी के सब लोग डांस वांस कर रहे थे, घर के लोग एंजॉय करते हैं शादी के अंदर। तो कहीं पर भी उसको विनय मौसा जी दिखाई नहीं दे रहे थे। ढूंढते ढूंढते उसने घर का कोना कोना छान मारा और फाइनली वो पहुंचा घर की छत के ऊपर। घर की छत पर बिल्कुल अंधेरा था, ऐसा कोई लाइट वगैरह नहीं थी। वो छत के ऊपर पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नज़र ठहरी एक कोने के ऊपर। उसने देखा कि कोने के अंदर कोई एक साया सा बैठा है। पहले तो उसे डर लगा, कहीं घर में कोई चोर वोर नहीं घुसाया हो, रात के टाइम शादी का फंक्शन है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो पास गया तो उसने देखा, उसको एक आवाज़ सी आई जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। वहाँ उसने ध्यान से देखा तो विनय मौसा जी उस कोने के अंदर बैठे हुए थे और पता नहीं क्या ही बड़बड़ा रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। उसने पास में जाके उनको आवाज़ दी, मौसा जी। तो जैसे उसने आवाज़ दी वो हड़बड़ाकर घबराकर सामने देखा, हाँ कौन? तो उसने बोला आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, चलो ना नीचे, डांस वांस हो रहा है, सब आपको याद कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठे और लव के साथ नीचे आ गए। और नीचे आकर उन्होंने बिल्कुल वैसे ही इन्जॉय किया जैसे वो पहले किया करते थे। तो लव को लगा शायद हो सकता है वो कुछ कर रहे हों या कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया और किसी को उसने कुछ बताया भी नहीं। तो अब लगन का फंक्शन आने वाला था। लड़के की शादी में लगन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो 1-2 दिन के बाद ही लगन का फंक्शन था और घर में सारी तैयारियां चल रही थी। तो जिस दिन लगन था उस दिन लगन का प्रोग्राम चल रहा था, सब लोग खाना वाना खा पी रहे थे। लेकिन फिर से एक और बार विनय मौसा जी किसी को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इन 2 दिनों के अंदर लव ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की। जो मौसी जी थी, मौसी जी थोड़ी सी टेंशन के अंदर थी, उनके चेहरे का रंग थोड़ा बदला हुआ था, शायद वो किसी चीज़ को लेकर परेशान थी। और इधर विनय मौसा जी जब भी घर में घूम रहे थे वो बिल्कुल चुपचाप थे। वो इंसान जो चलते फिरते हर आदमी से बात किया करता था, किसी को छेड़ दिया करता था, परेशान किया करता था, अब वो बिल्कुल चुपचाप उस शादी के अंदर घूम रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए कोई उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन लव जिसने रात के टाइम मौसा जी को बड़बड़ाते हुए देखा, उसको लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मौसा जी एकदम से इतने शांत क्यों हो गए? मुझे उनसे बात करनी चाहिए।
लव ने मौसा जी को ढूंढना शुरू किया। पूरी शादी पूरे फंक्शन में उसने ढूंढा पर उसे मौसा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो वैसे ही टेंट के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र पड़ी कि टेंट के जस्ट पीछे उसे एक परछाई दिखाई दे रही, जैसे कोई आदमी बैठा हुआ हो। क्योंकि वो एक बार पहले भी छत पर उनको देख चुका, तो उसे लगा कहीं ये मौसा जी तो नहीं है। तो टेंट से झांक कर देखा, तो जैसे उन्हें झांक कर देखा उसके होश उड़ गए। विनय मौसा जी टेंट के जस्ट पास बैठे हुए थे और वो दारू पी रहे थे और साथ ही साथ चिकन खा रहे थे, मीट खा रहे थे। हाँ, शादी में कई लोगों के लिए नॉर्मल बात होती है, लेकिन लव इस चीज़ को देखकर बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि विनय मौसा जी प्योर वेजिटेरियन थे। अब आप लोग ये मत बोलना कि हर बार क्यों एक वेजिटेरियन आदमी नॉनवेज खाने लग जाता है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, जब कोई इंसान पजेस्ड होता है तो उसके वो अपने बिहेवियर से बिल्कुल है ना, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो सेम सीन यहाँ पर था। लव अच्छे से जानता था विनय मौसा जी को, उन्होंने कभी नॉनवेज को हाथ में लगाया था और दारू पीना तो बहुत दूर की बात थी, बट वो ऐसे ड्रिंक कर रहे थे जैसे वो रोज़ाना ड्रिंक करते हो। लव को एक बार तो लगा वो उनसे कुछ बोले, बट फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया और उसने बात किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद विनय मौसा जी से मिला था। तो उसे लगा कि हो सकता है पहले वो नहीं खाते पीते हो, अब उन्होंने शुरू कर दिया हो। बट स्टिल वो इस चीज़ को लेकर वरीड था। और इधर जब भी वो मौसी जी की तरफ देखता तो उसे एक और चीज़ खटकती कि मौसी जी बड़ी शांत शांत सी, बड़ी परेशान परेशान सी हैं। तो इस तरह से लगन का फंक्शन भी ख़त्म हुआ। घर के सभी लोग फ़ोटोज़ के अंदर थे, सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, पर मौसा जी कहीं पर भी नहीं थे। वो पता नहीं अपनी कौन सी धुन के अंदर मस्त थे और वो अब बहुत ज़्यादा लव से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। खैर, लगन के 2 दिन बाद ही शादी का प्रोग्राम था और देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। और शादी के दिन सभी लोग बारात में एंजॉय कर रहे थे, नाच कूद रहे थे। और फिर से सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, विनय मौसा जी कहाँ हैं? सब ने पूछा, लव हर किसी पूछा विनय मौसा जी कहाँ हैं, विनय मौसा जी कहाँ हैं। उसको उनकी चिंता भी थी और बाकी सब लोग भी उससे पूछ रहे थे कि भाई तेरे विनय मौसा जी है किधर, आज दिख ही नहीं रहे, सुबह तो दिखे थे, किसी से बोलचाल भी नहीं रहे, कोई बात हो गई, किसी बात को लेकर वो गुस्सा है? तो उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गए, मैं उनको ढूंढता हूँ। तो उसने जाने कितने लोगों से पूछा, तब जाकर किसी एक इंसान ने बताया कि यार उनको तो मैंने ना वो पड़ोस वाले मुर्गी फार्म की तरफ जाते हुए देखा था। लव को ये बात खटकी, विनय मौसा जी मुर्गी फार्म की तरफ गए? तो उसने चेक करने के लिए वो भी पीछे गया और जाके उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि विनय मौसा जी बैठे हुए हैं और जिंदा मुर्गी को खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदा मुर्गी को खा रहे हैं। आप सोच सकते हो, जस्ट इमेजिन कि आपका कोई नोन है, वो आपके सामने बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कि आप उसको देख रहे हो, पर वो पकड़ के जिंदा मुर्गी खा रहा है। विनय बुरी तरह घबरा गया और वो चुपचाप भाग के वापस शादी में पहुंचा। उसको मतलब पसीने पसीने हो गया था वो इस चीज़ को देखकर, उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर विनय मौसा जी का बिहेवियर ऐसा कैसे हो गया है। वो फटाफट से शादी के अंदर पहुंचा और अपनी मौसी के पास गया और उसने अपनी मौसी से पूछा, मौसी मौसा जी की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तो मौसी इस बात को सुनकर झेंप गए, उन्होंने बोला हाँ बेटा उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, क्यों क्या हुआ? बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो दिख नहीं रहा ना कहीं पर। बोलते हाँ वो यहीं कहीं होंगे, तो परेशान मत हो, आ जाएंगे अभी। तो एक्चुअली मौसी जी को कुछ चीज़ें पता थी, पर वो शायद वो लव को कुछ बताना नहीं चाहती थी। तो लव वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद मौसा जी भी आ गए। लव एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके कपड़ों के ऊपर खून वून के दागे कुछ होंगे। उनके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, उनके कपड़े पर एक भी खून का दाग नहीं था। लव उनके पास गया बट उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो कुछ उसने देखा उसको देखकर उसको अपने मौसा जी से डर भी लग रहा था। इधर मौसा जी चुपचाप अपनी मस्ती मस्त थे, ना किसी से बात कर रहे थे ना कुछ। लव को देखकर भी उन्होंने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया और इस तरह से ये बारात भी पहुंची शादी के वहाँ, है ना। तो आ गए थे वो, बारात पहुंची। अब टाइम आया फेरों का, तो शादी चल रही थी, फेरे हो रहे थे। तो जो दुल्हन थी, है ना, तो आकाश और जो दुल्हन थी वो फेरे ले रहे थे। तो इधर लव बैठा हुआ था और जस्ट सामने मौसा जी बैठे हुए थे और मौसा जी बिल्कुल एक टक नज़र से बिना पल के झुकाए दुल्हन को घूर रहे थे। उनका ध्यान किसी और के ऊपर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन को देखे जा रहे थे। इधर वो जो दुल्हन फेरे ले रही थी उसकी नज़र जब मौसा जी के ऊपर पड़ी, तो आप जानते हो ना, जब कोई आपको ऐसी नज़र से देखता है तो आप पहचान जाते हो कि क्या है। तो वो दुल्हन उनको देख के घबरा गई, लेकिन उसे लगा कि अगर वो ऐसा कुछ बोलेगी तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इधर बिना पल के झुकाए मौसा जी उसको घूरे ही जा रहे थे। पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में। लव भी उनको देख रहा था, लव को समझ में नहीं आया, पर लव बहुत सारी चीज़ें देख चुका था, तो उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मौसा जी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। खैर फेरे कंप्लीट हुए
शादी खत्म हुई, विदाई हुई, ठीक है, कोई सीन नहीं हुआ शादी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मौसा जी ने कुछ काम खराब कर दिया ऐसा हो। बस वो लगातार एक टक जहाँ भी खड़े होते और अगर सामने नई दुल्हन है तो बस वो उसको घूरते रहते। इस तरह से दुल्हन विदा होके घर पे वापस आई और है ना, जब बारात घर पहुंच जाती है तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात अचानक से विनय मौसा जी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे उनके चिल्लाने की आवाज़ आई तो सारे घर के लोग वहाँ पर पहुँचे और जाकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विनय मौसा जी अपने हाथ को ब्लेड से अपने हाथ की नस काट रहे थे। उन्होंने पहले बहुत सारे छोटे छोटे घाव कर लिए थे अपने हाथ के ऊपर जिनसे ब्लड बह रहा था, और वो अपने हाथ की एक नस को काट रहे थे ऐसे ब्लड घुसा के बहुत डीप, और उसकी दर्द की वजह से वो बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे। जैसे सब लोग पहुँचे उन्होंने फटाफट से उनका हाथ छुड़ाया और उनको बहुत तेज़ झकोरा। जैसे उन्होंने झंझोरा, विनय मौसा जी बेहोश हो गए। अब सारी बातें घर वालों के सामने आ चुकी, सब लोगों ने देख लिया कि उनका बिहेवियर कैसा था। तो सब लोग देखते मौसी जी की तरफ, और जैसे मौसी जी की तरफ देख से पूछते ये क्या हो रहा है, क्या हो गया इनको। तो वो बहुत फूट फूट के रोने लगी और बोलने लगी मुझे नहीं पता इनको क्या हो गया है, मैं खुद परेशान हूँ, जब से शादी में आए बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी दारू और मीट के हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये रोज़ देसी दारू पीते हैं और मीट खाते हैं। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। इतना सुन के लव को भी पता लगा कि क्यों मौसी जी परेशान होती थी। तो लव भी वहाँ पहुँचता है और बोलता है हाँ, मैंने भी मौसा जी को दारू पीते और मीट खाते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, जब लगन का फंक्शन चला था तो पीछे टेंट के पीछे बैठकर वो दारू पी रहे थे और मीट खा रहे थे। और तो और जब बारात जा रही थी तो वो जो पड़ोस वाला मुर्गी फार्म था ना, वहाँ पे उस मुर्गी फार्म में उन्होंने जिंदा मुर्गी खाई थी। इतना सुनते ही सब लोगों का दिमाग सुन्न हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, विनय मौसा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो घर के बुजुर्गों को समझ में आ गया कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी हवा है, और उन्होंने उनके घर के जो तांत्रिक थे, पंडित थे, ज्योतिष थे, उनको बुलाया। तो जब तांत्रिक जी या पंडित जी आए उससे पहले वो लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका हाथ पे है ना जो कट वगैरह लगे थे उनके ऊपर उन्होंने फर्स्ट एड करवाया, और वापस से जब तक घर आए तो तांत्रिक जी जो थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने मौसा जी को देखा, उनके सिर पे ऐसे हाथ रखा, उनकी आंखें खोल के देखा, ऐसे गाल इधर किया इधर किया, थोड़ी देर उनके मस्तक के यहाँ पर उन्होंने अपना अंगूठा रखा, आंखें बंद की, और उसके बाद बोला कि उनको मतलब मौसा जी को फिर भेज दिया और घर वालों को बोला कि इनके लिए एक हवन करना पड़ेगा, तो मैं कल आता हूँ और इनका इलाज करते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ क्या है, बोले वो मैं कल ही बताऊँगा, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कुछ भी। तो इस तरह से अगले दिन हवन रखा गया और उस हवन के सामने मौसा जी को बुलाया गया। तो मौसा जी वहाँ पर आकर बैठे, बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे। फिर जो तांत्रिक जी थे उन्होंने कुछ भस्म वगैरह कुछ ली हाथ में और वो विनय मौसा जी के ऊपर फेंकी। तो जैसे उनके ऊपर फेंकी वो एकदम से बदल गए, वही उनका शरीर बेंड हो गया, वो उकड़ू होकर बैठ गए और बहुत तेज़ तेज़ हिलने लगे। तांत्रिक ने उनसे पूछा कौन है तू, तो अचानक से बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगे, फिर अचानक से बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाते, फिर वो हंसते फिर वो रोते, मतलब बिल्कुल अजीब सा वो बिहेव कर रहे थे। तांत्रिक ने एक और बार गाड़ी से पूछा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। तो जब उन्होंने पूछा तो सामने जो मौसा जी थे बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने नज़र उठाई और बोलना शुरू किया, मेरा नाम रश्मि है। रश्मि? कौन रश्मि? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं आई यहाँ पे, ये लेने आया था मुझे। ये लेने आया था तुझे? ये कब लेने आया तुझे? अस्पताल में तीसरी मंजिल पर ये आया था, इसको भूत देखना था, भूतों से मिलना था ना इसको, मैं इसे दिखाऊंगी, अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। ये बात सुनकर सारे घर वाले बिल्कुल शॉक्ड रह गए। इधर तांत्रिक जी ने बोला देखो बेटा, तुम जो भी हो पहले तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो। तो उसने बोला कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उस लड़के ने एक दूसरी लड़की के चक्कर में ना मेरे साथ रहते हुए उसने एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रखा था, और जब मुझे ये पता चला तो उसने मुझे उस लड़की के लिए छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस लड़की के पीछे पागल था क्योंकि वो लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। थक हार कर जब वो नहीं माना तो मैंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद मेरी लाश तीसरे फ्लोर वाले कमरे पर रखी गई और तब से मेरी आत्मा वहीं कैद है। लेकिन उस दिन जब इसने उस कमरे के गेट को खोला तो मुझे एक शरीर मिल गया और मैं इसके शरीर में आ गई, और अब मैं इसके साथ साथ ये नई दुल्हन को भी अपने साथ लेके जाऊंगी।
इतना सुनते ही नई दुल्हन की तो हाथ पर वो डर गई बुरी तरह से और रोने लगी। तांत्रिक जी ने कहा शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उनमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो। नहीं, अब मैं आ गई हूँ और मैं इस नई दुल्हन को लेकर जाऊँगा, ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है, ये तो मेरे साथ जाएगी जाएगी। तांत्रिक ने बोला देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भेजने के मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। उधर से फिर से जवाब दे, नहीं, परसों पूर्णिमा की रात है और मैं इस नई दुल्हन को ज़रूर लेके जाऊंगी। तांत्रिक ने बोला देख चुपचाप यहाँ चली जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर वो भी अपनी हट पर थी, वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसके बाद तांत्रिक जी ने अपनी विद्याएं लगाई, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, उन्होंने चीज़ें करी, बहुत सारे मंत्र पढ़े, बहुत कुछ किया, उसके हाथ पे है ना मस्तक पे तिलक लगाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बहुत एक लंबा प्रोसेस किया। 1.5-2 घंटे के बाद मौसा जी फिर से नॉर्मल हुए। तांत्रिक जी ने बोला कि आप चिंता ना करें, उस आत्मा को मैंने कंट्रोल कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है ना, आप इनकी बिल्कुल चिंता ना करें, और जो आपकी नई बहू है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इनको जानबूझ करके उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जब उनको पता है कि हॉस्पिटल में लोगों ने बोला है, तो उनको बताया तांत्रिक जी को कि ये कभी इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे और इनका हमेशा ही कहना था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक बार तो भूत को ज़रूर देखूंगा। तो विनय मौसा जी की एक ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उन्हें नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जब उन्हें बाद में बताया गया तो बहुत बुरी तरह घबरा गए और उन्हें समझ में आ गया कि शेर की मांद में आंख बंद करके नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप जानते हैं कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये नेगेटिव एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया है, क्यों आप ऐसी जगह पर जाते हो जिनको आप समझते नहीं हो, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आई डोंट सपोर्ट कि मतलब मैं कोई आपको ये नहीं बताना चाहता कि यार आप ऐसा विश्वास करो हर जगह इसी तरीके से इसी एंगल से देखो, बट द पॉइंट इज़ कुछ लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि कभी आपको भी ऐसा पता लगे तो आपको पहले से पता हो कि आप एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसिडेंट सुन चुके हो जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट हुआ है, घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। और कई बार ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं और आपके साथ लैच हो जाती हैं कि ये आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी ले जाती हैं। कई बार आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो और आपको लगता है कि पता नहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, बट कई बार आपने ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया हुआ होता है जहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं और वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में नुकसान पहुँचाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आएगी और आपको मार देगी, वो मूवीज़ के अंदर होता है। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये एनी हाउ आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देती है, आपके सोचने की शक्ति को कम कर देती है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत लो हो जाती है और आप जो भी काम पॉजिटिव माइंड से करते हो उसको वो नेगेटिव की तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। मैंने भी रिसेंटली एक रिव्यू पढ़ा था, जो हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था। तो कोई आप समझो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक साइंटिस्ट थे जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, बट उनकी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी थी, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज या कुछ भी कह लो आप, वो नेगेटिविटी थी। तो जब उन्होंने उसके बारे में पता किया, उसका इलाज किया, तब जाके उनकी लाइफ चेंज हुई और जो फ्रस्ट्रेट सफ़र कर रहे थे वो सफरिंग उनकी ख़त्म हुई। तो इसलिए कभी भी आपको पता लगता है कि फला जगह कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप रोमांचक ना बने, ठीक है, आप घोस्ट एक्सप्लोरर ना बने, आप वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ना बने, अपने ईगो पे चीज़ों को ना लें, जाने दें, ठीक है, उस जगह को जाने दें। कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ चले भी गए या नहीं भी गए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आप वहाँ गए और आपका हाल विनय मौसा जी की तरह हो गया, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी 3rd फ्लोर के भूत की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।